उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि नवी मुंबई में रहता था, उसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे अपने पापा से ज़िद करते हैं, यानी उस व्यक्ति से ज़िद करते हैं जो कि देवरिया का रहने वाला था। पापा चलो माल घूमने चलते हैं, पापा पापा माल घूमने चलते हैं, चलो चलो चलो। तो बाद में वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ माल जाने की तैयारी करता है। घर के बाहर निकलता है, रोड में आता है, वहीं पर एक ऑटो वाले से उसकी भेंट होती है। ऑटो वालों से भेंट होती है, उसके बाद बार्गिंग होती है, पैसे के लेन देन की बात चालू हो जाती है। पैसे के लेन देन की बात चालू हो जाती है, तय हो जाता है। तो उसके बाद में ऑटो वाला दोनों बच्चों को और देवरिया के रहने वाले उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को लेकर मॉल में छोड़ देता है। जब मॉल में छोड़ देता है, बच्चे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, सबको मज़ा आ रही है। और ये घटना है मुंबई की। और उसके बाद जब व्यक्ति मॉल के बाहर निकलता है अपने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ में, इधर उधर ऑटो तलाशते हैं, लेकिन संयोग से वही ऑटो वाला फिर से आ जाता है। जैसे वही ऑटो वाला मिल जाता है, आश्चर्य होता है, चौंक जाते हैं, लेकिन खुशी भी होती है। खैर यहाँ पर मोल तोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस रेट पर ऑटो वाला उस परिवार को लेके घर से मॉल तक आया था, उसी रेट पर ऑटो वाला उन्हें वापस घर तक लेके जाता है। और अब की बार तो वापसी में घर तक छोड़ने गया तो घर पता चल गया ऑटो वाले को। महिला कहती है, भैया जब घर तक आए हो तो कम से कम 1 कप चाय पी लो, पानी पी लो। उसके बाद क्या है, चलो अच्छा चाय पी लो पानी के साथ साथ। देखिए ये है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति में क्या, कोई भी आता है दरवाजे में, उसे पानी के लिए ज़रूर पूछा जाता है। अगले दिन होता है रक्षाबंधन, 2 दिन के बाद, और जो ऑटो वाला होता है वो दरवाजे में अचानक से आ जाता है। घर वाले चौंक जाते हैं कि आप यहाँ कैसे, क्या हुआ, क्या बात है। ऑटो वाला कहता है, मुझे आपसे राखी बंधवानी है, अगर आप कोई एतराज़ ना हो, मेरे कोई बहन नहीं है। ये बात सुन के घर वाले खुश हो जाते हैं, उसको राखी बांधते हैं। और जब जब भी रक्षाबंधन होता था तो व्यक्ति हमेशा की तरह राखी बंधवाने चला आता था। बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं उन लोगों के बीच में और ऑटो वाले के बीच में। फिर ये कुछ ऐसा होता है, कुछ समय के बाद जो घर वाला व्यक्ति था वो लापता हो जाता है। और जब व्यक्ति को पता चलता है 11 महीने के बाद, तो जो व्यक्ति होता है यानी घर का मालिक होता है, 2 बच्चों का बाप, उसकी 3 टुकड़ों में लाश मिलती है। जब ये घटना का सच खुलता है, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि आज के समय में ऐसा भी हो सकता है। जो लोग कातिल थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और ये परफेक्ट मर्डर था, यानी अगर कोई पीछे न लगता तो पता भी नहीं चलता कि मर्डर भी हुआ है। नमस्कार, हमें आपके दोस्त अरविंद सिंह, और ये कहानी है 24 अप्रैल सन 2026 की। मुंबई का एक थाना होता है रावले MDBC। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो धड़ धड़ा के थाने में घुसा चला जा रहा है, जिसका नाम होता है हरे राम कुशवाहा। जैसे वो थाने में घुसता, लोग पूछने की कोशिश करते हैं, वहाँ के संतरी कर्मचारी, बताओ क्या बात है, किससे मिलना है, क्या काम है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो व्यक्ति वहाँ कहता है, साहब मेरा भाई लगभग 11 महीने से लापता है, कोई खबर नहीं मिल रहा। और जब मैं अपने भाभी से पूछता हूँ तो वही पुरानी बात बताती है जो 5 महीने पहले मुझको बताई थी, कि घर में झगड़ा हुआ था, चले गए हैं आश्रम, और कुछ नहीं। उस व्यक्ति से थानेदार पूछता है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं। वो कहता है, साहब मेरा नाम हरे राम कुशवाहा है, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के बनकटा क्षेत्र से आया हूँ, मेरा गांव है बनकटा। नमस्कार साहब, मैं देवरिया से आया हूँ, मेरा ब्लॉक है बनकटा, और बनकटा ब्लॉक में मेरा गांव है कोठी लंबा, मैं कोठी लंबा का रहने वाला हूँ, और ऐसी ऐसी बात है साहब। पुलिस वाले कहते, बताओ हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। वो कहता, साहब मेरा बड़ा भाई बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा लापता है। साहब 11 महीने से लापता है, कई बार फ़ोन लगाया, उसका नंबर भी बंद बता रहा है। साहब हमने उसको हर जगह तलाश लिया, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। पुलिस इसकी बात को गंभीरता से लेती है और एक मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस पूछती है, आपको किसी के ऊपर शक है।
तो कहता है साहब मेरे भाई की शादी देवरिया में हुई थी, देवरिया जिले उत्तर प्रदेश में। देवरिया की सुनीता कुशवाहा शादी हुई थी, करीब 17 साल पहले हुई थी शादी। वह देवरिया के भाटापारा रानी क्षेत्र की रहने वाली है और उसके गांव का नाम है खड़ेसर। मैंने अपने भाभी से पता करने की कोशिश की तो मेरी भाभी कहती है भैया 5 महीने पहले झगड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर अपने गुरुजी के आश्रम। उत्तर प्रदेश में अनसम नाम का एक आश्रम है, बाबा जी हैं, तो उन्हीं के आश्रम में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझसे संपर्क मत करना। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो उन्होंने गंभीरता से विचार किया और सुनीता कुशवाहा को थाने बुलवाया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो सुनीता कुशवाहा ने भी यही बात कही, 5 महीने पहले झगड़ा हुआ था, उन्होंने कहा था मैं अंसल बाबा के आश्रम जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और साहब मैंने तो हर जगह पता करने की कोशिश की, रिश्तेदारी में फ़ोन किया, जगह जगह फ़ोन किया, पता नहीं चला। पुलिस वाले कहते हैं एक बात बताओ, आपने जगह जगह पता करने की कोशिश की लेकिन आपने पुलिस में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया, आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। जैसे पुलिस ये बात कहती है वो महिला अपने दाएं बाएं झांकना शुरू कर देती है। तो पुलिस वाले कहते सुनो, जब तक आपको ना कहा जाए आप बिना बताए मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। अगर मुंबई से बाहर आप जाती हैं तो हमको बता के जाएंगी। अगर अपने मन से आप मुंबई छोड़ के गई या कहीं भी आती जाती हैं तो फिर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा मैडम। आप अपना नंबर, अपने पति के नंबर, जितने भी नंबर घर में सब नंबर यहाँ नोट करा के आप जा सकते हैं। महिला ने नंबर नोट कराए, पुलिस ने CDR में लगाया, सर्विलांस में लगाया तो पता चला ये नंबर कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, नया नंबर है, 5-6 महीने पुराना। तो पुलिस क्या करती है, अल्टरनेट नंबर, उस नंबर के माध्यम से अल्टरनेट नंबर पता करती है। जैसे कोई सिम खरीदता है तो एक अल्टरनेट नंबर दिया जाता है, फिर उस नंबर को पता करती है, उस नंबर से पता चलता है वो किसी और नंबर में बात होती थी, फिर उससे किसी और से बात होती थी। इस तरह पुलिस सारी डिटेल पता कर लेती कौन कौन से नंबर में ज़्यादा बात होती थी। पुलिस को पता चलता है 11 महीने में करीब 40 सिम बदले थे उस महिला ने, और उन नंबरों में अगर सबसे ज़्यादा बात होती थी तो एक राहुल नाम का व्यक्ति था, उससे बात होती थी, जो कि मुंबई के घसान घनसौली का रहने वाला होता राहुल प्रजापति। जितने भी सिम चेंज किए थे सब में उस नंबर से ज़्यादातर बात हुई थी, उसी नंबर से, राहुल प्रजापति के नंबर पर। उस महिला ने 11 महीने में कई बार अपने पते बदले थे, कई बार अपने घर बदले थे, और राहुल ने भी अपनी लोकेशन कई बार बदली थी। वो महिला जिस पते पर रहती थी, रबाले, जो MISDC थाना के अंतर्गत आता है, MIDSDC थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ एक रोली नाम की जगह होती, वहाँ पर इसका घर था। इसने अपना घर छोड़ दिया था और अपने घर को किराए पर उठा दिया था। महिला से पूछा जाता ये राहुल प्रजापति कौन है, तो महिला बोलती मेरा मुंह बोला भाई है। जैसे राहुल प्रजापति मिलने आता है तो पुलिस उसको अपने हिरासत में ले लेती है। पहले दोनों को थाने में एक साथ बातचीत कराई जाती है, एक साथ बात की जाती है, उसके बाद दोनों को अलग अलग करके क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। बाद में पता चलता दोनों का आपस में भाई बहन का रिश्ता नहीं है, दोनों का एक दूसरे से अवैध संबंध है और दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। जब पुलिस राहुल से कहती है तुम सुनीता के रिलेशन में थे तो चुप्पी से साथ जाता है, फिर बाद में एकाएक पूरी कहानी खुल के आती है। एक बार की बात है, ऑटो की आवश्यकता होती है, राहुल से भेंट हो जाती है, दोनों की आंखें 2 और 2 4 हो जाती हैं। उसके बाद जब उनके पति की आवश्यकता होती है, ऑटो वाला आ जाता है, कोई इत्तेफाक नहीं होता, सभी सोची समझी योजना के तहत ऑटो वाला दोबारा उनके पति से मिला था। तो कहती है एक काम करना, रक्षाबंधन में तुम आ जाना तो किसी को, मेरे पति को शक भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, तुम रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के बहाने आ जाना। समाज में दिखावा के लिए भाई बहन का रिश्ता साथ साथ रहेगा, बाकी हमारा तुम्हारा आपस में जो है वो चलता रहेगा। बलिराम कुशवाहा जो कि सुनीता का पति था, वो सोचता था ये भाई बहन है, लेकिन एक दिन जब वो घर में आता है तो उसको पता चलता है ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं, और वो चौंक जाता है इन दोनों को देखकर घर में, सुनीता को और राहुल प्रजापति को। वह अपनी पत्नी को समझाता है
कि तुम्हारी पहली गलती है, मैं माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हारे 17 साल हो गए शादी के मुझसे, 2 बच्चे हैं, पहली गलती माफ़ करो, दोबारा ऐसा मत करना। 30 साल का राहुल, 40 साल की सुनीता, दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। सुनीता के पति से राहुल लगभग 20 साल छोटा था, तो राहुल की तरफ ज़्यादा आकर्षित थी और पति के अपेक्षा राहुल ज़्यादा अच्छा लगता था सुनीता को। घर में झगड़ा होता रहता था, मारपीट की नौबत आ जाया करती थी घर में। दोनों एक दूसरे से ज़बरदस्ती की रीति से ऊब चुके थे। एक दिन की बात होती है, सुनीता अपने बच्चों को मायके में छोड़ देती है। घर में पति गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी राहुल को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है। दोनों लोग तकिया से रखकर पति की हत्या कर देते हैं। फिर सोचते हैं एरोली यादव नगर से इस लाश को बाहर कैसे लेके जाएं, कहाँ छिपाएं। सोचते फिर रात के क्या करते हैं, उसको 3 टुकड़ों में काट देते हैं। लाश को पॉलीथीन मंगाते हैं, अब पॉलीथीन से पैक करने में लग जाते हैं ये लोग। तीनों बोरियों में लाश को पैक करने के बाद ये लोग गबली देव के घने जंगलों में चले जाते हैं, वहीं पर लाश को छिपा देते हैं। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कोई इतना निर्दयता से किसी व्यक्ति की हत्या कैसे कर सकता है, फिर उसके 3 टुकड़े कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को 3 बोरियां बरामद हो जाती हैं, 100 के कंकाल बरामद हो जाते हैं। पुलिस ने डीएनए सैंपल लिया जिससे पता चल सके ये लाश उसी की है, कुशवाहा जी की, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। सत्रह जुलाई 2026 को पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। जांच पड़ताल के बाद में न्यूज में ये बात आती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आजकल औरतों को क्या हो गया है। इंदौर वाली सोनम रघुवंशी ने भी अपने पति को निपटा दिया, मेरठ वाली मुस्कान ने अपने पति को निपटा दिया, और पूना में अपने पति को किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया, चित्रकूट में और आगरा में किसी ने अपने पति को नीचे प्लास्टिक नीचे निपटा दिया। दामिनी ने अपने पति को मेरठ में सांप से कटवा के मार डाला। लोग चर्चा करने लगते हैं आखिर महिलाओं को क्या हो गया है, अपने अपने पति को सीधे सीधे स्वर्ग पहुंचा रही हैं डायरेक्ट, चाहे आप जिस दिशा में देखें। यहाँ तक कि आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो अगला खतरा आपके घर में भी हो सकता है। आप लोग भी अपनी पत्नी से सावधान रहें। लोग तलाक न लेना सही समझकर सीधे हत्या कर रही, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें लिखकर भेजी है डॉक्टर महेश्वर शुक्ला जी ने सिद्धार्थनगर से। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिएगा, और ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले बार मिलते नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।